तो आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत है। तो आज से जो हमारा है वह सीटेट की क्लास आपका उच्च प्राथमिक स्तर जिसमें कक्षा 6 से 8 तक सोल्व करा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जो कि आपका यूथ कंपटीशन टाइम से है, जो कि आपका नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। और यह प्रैक्टिस बुक जो आपका है वह पूरे परीक्षा का निचोड़ है और पेपर जो आपका है यहीं से बनता है। तो चलिए इसी के साथ आपका ज़ोरदार स्वागत के साथ और एक मोटिवेशन के साथ आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट की ओर ले चलता हूं। और अगर आप सीटेट के स्टूडेंट हैं और आपके घर में कोई या आपके भाई बहन या आपका कोई रिश्तेदार जो सीटेट की तैयारी करता है तो उसे ज़रूर बताइएगा कि क्लास ओआरएस में आपका क्लास ओआरएस पर सीटेट की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ज़रूर जुड़े और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और ये आपका बुक ही है, मैं कोई आपको फालतू ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको कराऊंगा जो कि आपको परीक्षा में ना पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट प्रैक्टिस सेट 1 यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्या तो प्रश्न पहला पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो क्या धैर्य और दृढ़ता है, शिक्षण पद्धतियाँ और विषयों के ज्ञान में दक्षता है, या अति मानक में भाषा पढ़ाने में दक्षता है, या पढ़ाने की उत्सुकता है। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो किसे तो धैर्य और दृढ़ता को जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा को सहजता से यानी आसानी से समस्याओं को उनके आपका समाधान कर सके। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। यानी कुछ छात्र हैं जो कि आपको कुछ समूह में बैठते हैं, कुछ आपके अकेले बैठते हैं। तो एक अभिभावक है जो आपको ये सब स्थिति उसे पसंद नहीं आती है, तो वह जो तरीका कौन सा होगा जो इस स्थिति से निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहले में देखिए क्या कह रहा है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चों को अनुभाग बदल दे, यानी उनकी जो है कक्षाएं या बैठने की जगह है वह अलग अलग बदल दे। या फिर ऑप्शन नंबर 2 दे कह रहा है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्याओं पर चर्चा करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। या डी ऑप्शन कह रहा है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो कौन सा जो है आपका उचित तरीका होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्याओं पर इस बात पर चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। और तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सी है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या संवेदी प्रेरक अवस्था है। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो आपका कौन सी है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर सकता है। इस विषय का प्रसार आपको इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझना योग्य हो जाता है। मानव वैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था के प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। कौन सा तो संरक्षण, संख्याबोध, कर्मानुसार, वर्गीकरण और पारंपरिक संबंध की क्षमता। और चौथा नंबर क्या कह रहा है, मन का जो है आपका मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है तो किससे
तो साहसिक कार्यों को क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुबंधन से, या बोझ बढ़ाने की तकनीकी के। तो मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? तो आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो आपके इस देखिए, किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। इसी की मन की जो है कार्यशीलता पर अनुबंधन से होता है। ऑप्शन नंबर सी चौथे का करेक्ट हो जाएगा। फिर 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। यानी क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी को सीखने की संबंधी समस्याओं का संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो क्या है? तो क्षमता के अनुरूप आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अगर किसी शिक्षार्थी को समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के सभी विषय वस्तुओं का पूर्ण रूप से वह समझ सके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 6वां नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी शिक्षार्थी में सृजनात्मक का पोषण करता है? तो शिक्षार्थियों में से सृजनात्मक का पोषण करता है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर होगा क्या? तो प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, या विद्यालय जीवन का प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो कौन सा है जो है आपका शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा ऑप्शन आपका सटीक बैठेगा? तो कौन सा बैठेगा? ऑप्शन नंबर ए कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने का अवसर आपका उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 6वां का करेक्ट हो जाएगा। फिर 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो जो पियाजे का कथन के अनुसार जो देखिए कि कौन सी अवस्था में जो बच्चा है वह अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कब करना आरंभ करता है? तो ऑप्शन नंबर पहले में देखिए कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 12 वर्ष तक से ऊपर, या संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म 2 वर्ष तक है, या पूर्वी संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। तो होगा कौन सा 7वां का? तो आपका होगा क्या? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो आपका 12 वर्ष से या उससे ऊपर है। तो देखिए आपका कि यह 11 वर्ष के बाद अवस्था है। मूल रूप से यह आपका अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में आपका असमर्थ होता है। बालक आपके उद्दीपकों की अनुपस्थिति में विशेषताओं और उपयोगिताओं के अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं, यानी 11-12 वर्ष के बाद इनके जो बालक के विचार है वो आपके परिपक्व हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 7वां का। और फिर देखिए क्या कह रहा है? कौन सा? 7वां नंबर। 8वां नंबर कि सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया से उदाहरणों की कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर और शिक्षण उस प्रक्रिया का सुगम बनाए। तो कौन सा सटीक ऑप्शन नंबर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सीखना समृद्ध होगा यदि तो वास्तविक दुनिया में उदाहरण की कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना सकें। क्योंकि आपकी देखिए कि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरण के लिए निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसके लिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में आपकी सरलता होगी। और 9 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया का कौन सा कथन है जो विशेषता नहीं माननी चाहिए? तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, या सीखना
लक्ष्योन्मुखी होता है, या अनकाधिक में सीखने की प्रक्रिया है, या शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो होगा क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 9वें का, कि शैक्षिक संस्था ही है जहाँ आपका एकमात्र आपका साधन है कि एकमात्र स्थान है जहाँ आपका अधिगम प्राप्त होता है। क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है, तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से वह प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 9वां का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि 5वीं कक्षा की दृष्टिबाधित विद्यार्थी विद्यार्थी क्या 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों के अनुभव में सहायता सहायता की जानी चाहिए, या फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ में समानांतर रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और चाहिए कि वह श्रव्य डीबी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या कक्षा के विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या निचले स्तर के कार्यों को छूट मिलना चाहिए। यानी 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो उसके लिए क्या साधन होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्या? कि कक्षा में समानांतर रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी उसको सभी जो बच्चे हैं उसे समान रूप से व्यवहार में आप अच्छा करें, और उसको सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उसके साथ भी एक व्यवहार आपका करना चाहिए, ताकि अंदर उसके आत्महीनता ना फैले और उसकी जो भावना हो वह आहत ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 10वां का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर, कि निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक और मानव वैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो निम्न में से कौन से बच्चा है जिसकी सामाजिक मानव वैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना है, या आपका संगीत की आवश्यकता है, या सामाजिक अनुमोदन या सराहना की आवश्यकता है। तो आपका सामाजिक मानव वैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ आपका संबंध नहीं है, किसका? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। फिर 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो विद्यालय है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, या सभागार है, या घर है, या खेल का मैदान है? तो कहाँ पर जो बच्चे का संज्ञात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो आपका कौन सा है? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है। और देखिए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा बच्चे के संज्ञात्मक विकास का आपका बेहतर तरीका है, और क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधित आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान और उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्या कह रहा है, डैश डैश को एक अभिप्रेरी शिक्षक को संज्ञात्मक संकेतक आपका माना जाता है। तो एक अभिप्रेरी शिक्षण को संकेतक माना जाता है कि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो एक अभिप्रेरी शिक्षण को संकेतक संकेतक माना जाता है क्या? तो आपका विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कि देखिए आपके विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक आपका अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। छात्र अपने अधिगम संबंधित लक्ष्यों की तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि वह अभिप्रेरित हों, और अध्यापक के छात्रों के पूर्व विशेषकर रुचियों का प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो कौन सा जो है आपका बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है? तो कौन से बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह आपके बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। और रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों की समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है?
तो पावलोव हैं, कोहलरबर्ग हैं, स्किनर हैं या पियाजे हैं। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय आपका किसको जाता है? बताइए, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय आपका पियाजे को जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ आपकी सृजन करते हैं। फिर 16 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षक की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, या कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचारों का विद्यालय में मान्यता मिलती है, या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन बैठेगा कि आपका विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? तो इस हिसाब से वह सी बैठेगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्या? जो कृतिका है, वह विद्यालय में अच्छी तरह से आपकी बातें करती है, क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और कि आपके देखिए, इसका कारण ये हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता ना मिलती हो, इसकी अपेक्षा विद्यालय में वह ज़्यादा बातें करती है और घर में कम करती है। फिर बढ़ते हैं आपके 17 नंबर की ओर। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है इस उद्देश्य के संबंध में? तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए समृद्ध है? तो सामाजिक दर्शन है, मीडिया मानव विज्ञान है, शिक्षा मानव विज्ञान है, या शिक्षा समाजशास्त्र है। तो होगा क्या? तो आपका होगा शिक्षा मानव विज्ञान है। क्या? तो शिक्षा मानव विज्ञान आपके शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार को अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी तरीके से आपका बनाती है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की समझाने का प्रयास करता है, उसी अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्या कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग्य बनाती है, या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों को संस्मरण शक्ति का पैना बनाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो 18 में तो सी होगा। क्या? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यानी अभिप्रेरणा क्या है? तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति आपका रुचि का विकास करती है, और विद्यार्थियों में अपेक्षित आपका अभिप्रेरणा स्तर होने पर विद्यार्थी सीखने के लिए आपके तत्पर रहते हैं। फिर देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश डैश की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करती है आपके शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव का प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश डैश की ओर किसकी ओर संकेत करती है? तो होगा क्या? तो विद्यालय एवं उसके संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन आपका अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्या कह रहा है? निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? तो शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, या विकास एवं वृद्धि के मानव वैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो किस पर है? तो आपका विकास एवं वृद्धि मानव वैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 20 का, कि आपके खेल पद्धतियों में मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मानव वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि निचली कक्षा के बच्चे प्राय बाल्यावस्था में होते हैं, और बाल्यावस्था में बच्चों को रुचि खेलने में ज़्यादा होती है। इसलिए निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धतियों का आपकी वरीयता और छूट दी जाती है। और एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? यानी एक बच्चा है जो अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो सीखने के प्रभाव नियम, या सीखने की प्रक्रिया के अभिवृद्धि नियम, या सीखने का तत्परता नियम, या ऑप्शन नंबर डी है सीखने की सादृश्यता नियम। तो 21 का कौन सा कथन आपका करेक्ट हो जाएगा?
तो आपका डी हो जाए सीखने का सादृश्यता नियम। सीखने का सादृश्यता नियम अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति और समस्या से उपस्थित होने पर उसे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का संस्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। उसके बाद जैसे तैसे प्रक्रिया करके वह अपनी परिस्थिति एवं समस्या के साथ की करता है। और 22 नंबर क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली होने का संकेत है। तो दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा या सृजनात्मक विचार। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है कि संकेत नहीं है, ऑप्शन नंबर 22 में। तो क्या है, तो दूसरे के साथ झगड़ना करना, ये प्रतिभाशाली बालक का जो है आपकी विशेषता नहीं है। और क्या कहें, देखिए कि प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ आपके अच्छापूर्ण व्यवहार करें और उनका सहयोग करते हैं और उनके साथ आपका अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं और दूसरों के साथ आपका झगड़ा नहीं करते हैं। 23 नंबर क्या पूछ रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। कैसे, तो विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा या विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा आपको उपलब्ध कैसी करानी चाहिए, तो कैसे, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रूप चर्चा रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ आपके 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य एवं एक समावेशी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने की आपकी अवसर देता है। फिर 24 नंबर क्या कह रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश के प्रति आपका सचेत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा कि विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना चाहिए, या शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना है, या प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अलग अलग विद्यार्थियों को तुलना में करना है। तो आकलन का उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए आपको सचेत होना चाहिए। क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। और 25 नंबर क्या कह रहा है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। डिस्लेक्सिया आपका किससे संबंधित है, तो गणितीय विकास से, पठन विचार से, व्यवहार संबंधित विकास से, या आपका मानसिक विकास से। तो आपके डिस्लेक्सिया पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो आपका डिस्लेक्सिया आपका संबंध जो आपका है पठन विकार से। किससे, तो आपका पठन विकार से है जिसमें बच्चा अक्षर को पहचान नहीं कर पाता है और जिसके कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में आपकी समस्या महसूस करता है। 26 नंबर क्या कह रहा है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो कैसी भूमिका निभाना चाहिए माता पिता को बच्चों को सिखाने में, तो आपको अग्रोन्मुखी है, सहानुभूतिपूर्ण है, या तटस्थ है, या नकारात्मक है। और बच्चे को अगर कुछ सिखाना है तो माता पिता को कैसी भूमिका निभाना चाहिए, यही 26 नंबर में पूछ रहा है। तो आपको कैसे, तो आपको अग्रोन्मुखी प्रकार से, यानी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को आपको अच्छी भूमिका निभानी चाहिए ताकि उन्हें अच्छा कर्म करने के लिए आपका प्रोत्साहित कर सकें। फिर 27 नंबर पूछ रहा है कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह है आपका विचार किससे संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार आपका किससे संबंधित है, तो निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, या अंतर संबंध का सिद्धांत है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार आपका किससे संबंधित है, 27 नंबर पूछ रहा है। तो यह जो विकार आपका है किससे, तो ये आपका निरंतरता का सिद्धांत है। क्या, ये आपका निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार आपका निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 27 का ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 28 नंबर पूछ रहा है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया।
सीखने के अंतर सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो पैलाव हैं, जीन पियाजे हैं, बॉस्की हैं या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हैं। तो सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो किसने दिया था आपका 28 नंबर में? तो क्या? तो गेस्टालाल्ट सिद्धांतवादी थे। कौन? तो आपके गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे। और किशोरावस्था में बच्चों में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्या? तो आपके देखिए 28 नंबर है। तो सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के आपके गेस्टाल्ट ये आपके जर्मनी के थे और आपके गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने इनको आपको बढ़ावा दिया। फिर 29 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो कौन सी अवस्था है? प्रौढ़ावस्था है, पूर्वावस्था है, बाल्यावस्था है या किशोरावस्था है? तो होगा कौन सा? तो आपका आपका डी नंबर। कौन सा? तो आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय के आपके सदस्य हो जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी क्या है? तो इसके बाद आपकी हिंदी शुरू है, जो कि आपके कल प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी और संस्कृत मिलेगी। क्या? तो आपको हिंदी और संस्कृत मिलेगी। फिर देखिए क्या कह रहा है, बच्चों के भौतिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। या आप कमेंट में बताइए कि आपको हिंदी और इसके साथ क्या चाहिए, कि आपको सामाजिक विज्ञान चाहिए। क्या? तो आपको एसएसटी चाहिए। क्या चाहिए आपको? आप कमेंट में बताइए कि आपको सेकंड पार्ट में इसका यूथ कंपटीशन में क्या चाहिए। तो 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं में से पहचान की गई है। तो क्या है? एरिकसन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोलरबर्ग के द्वारा? तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कैसे? तो आपके कौन से? तो पियाजे द्वारा। कौन कौन सी अवस्था है आपकी? तो देखिए आपके बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पियाजे द्वारा की गई है, जो आपके आपके संवेदी गामक काल है, जो कि आपका 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। और आपका पूर्वी संक्रिय काल है, जो आपका 2 से 7 ईयर होता है। और मूर्त संक्रिय काल है, जो कि आपका 7 से 11 साल वर्ष तक होता है। और आपका औपचारिक संक्रिय काल है, जो कि आपका 11 से 15 ईयर तक चलता है। तो ये आपके बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट आपकी अवस्थाएं, जो आपकी पियाजे द्वारा बताई गई हैं। तो ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराया। हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हिंदी अगले इस फर्स्ट टेस्ट में आपको अगले वीडियो में आपको हिंदी, या आप कहिए संस्कृत, या आप जो भी कमेंट में बताएंगे तो इसके प्रैक्टिस सेट इसके साथ कराएंगे। या सामाजिक विज्ञान, या तो आपको संस्कृत, या तो आपको इंग्लिश भी करा सकते हैं। जैसे आप पढ़ना चाहें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको क्लास कैसे कैसे लग रही है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे।